नमस्कार। छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 3 दिन पहले कोरेगांव के चिलेवाड़ी गांव में अवैध शराब बेचने वाले को महिलाओं ने जमकर पीटा था। बार बार रोकने के बाद भी शराब बेचने वाला बंद नहीं करता था, इसलिए चिलेवाड़ी गांव की महिलाओं ने उसकी जमकर धुलाई कर दी और शराब की सभी बोतलें तोड़ दी थी। यह खबर हमारे चैनल पर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसका संज्ञान गृह मंत्री शंभूराज देसाई ने लिया और पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे अवैध शराब बेचने वालों पर राज्य सरकार मुक्काम लगाने का सोच रही है। निश्चितपणानं अवैध दारू व्यवसाय कुठेही जिल्ह्यात खपवून घेतला जाणार नाही। आमचं गृह विभाग, पोलीस आणि माझे उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी संयुक्त कारवाई खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी केलेल्या आहेत। कारवाई होते आणि पोलिसांची आणि आमच्या अधिकाऱ्यांची पाठ फिरली की अशी लोक हे परत परत त्या ठिकाणी ह्या कारवाई करतात। पण एकदा कारवाई केली, दुसऱ्यांदा कारवाई केली, त्याच व्यक्तीनं त्याच परिसरात किंवा अशा पद्धतीनं जर हा व्यवसाय परत परत चालू ठेवला तर त्याला मोका लावता येईल का, या बाबतीतलं सुद्धा तपासून निश्चितपणाने निर्णय घेतला जाईल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फटाके की, जहां पर पिछले 15 दिनों से तेलंगाना के मुख्यमंत्री बताते चले कि चंद्रशेखर राव की बैठक की तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में बीआरएस पार्टी प्रमुख पार्टी के विस्तार को लेकर ये बैठक करने वाले हैं, लेकिन मनसे जिला अध्यक्ष मोंटे सिंह जागीरदार ने चेतावनी दी है कि जब तक बाबली में पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक वह बीआरएस की बैठक नहीं होने देंगे, जिसको लेकर इस सभा में काले झंडे दिखाकर विरोध जताने से हंगामे की आशंका है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय रावसाहेब ठाकरे यांची अगोदरपासूनच भूमिका राहिलेली आहे की अगोदर स्थानिकला प्राधान्य दिलं पाहिजे। आमच्या कोणत्या पक्षाला विरोध नसून मागील अनेक वर्षापासून सुरू असलेला बाबरीचा जे पाण्याचा विषय आहे त्यासाठी अनेक लोकांनी आंदोलन केलेत। आपल्या जिल्ह्याचं पाणी तेलंगणाला हिसकावून घेत आहेत आणि अनेकदा लोकांनी आंदोलन केले, त्यांच्यावर अमानुषरित्या लाठीचार्ज झालेला आहे, तरी हे लोक थांबत नाहीये स्वतःच्या। माझं एकच सांगणं होतं की अगोदर ठीक आहे, तेलंगणाच्या पक्षाला महाराष्ट्रात यायचं असेल, ठीक आहे, सुरुवात नांदेडपासून झाली, तर अगोदर त्यांनी या बाबरीचं जे प्रकरण आहे त्याला निकाली लावावं, नंतर त्यांनी येऊन सभा वगैरे घ्यावी। वहीं छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी कि गांधी मैदान से की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में से एक का हाथ से हाथ जोड़ो शुरू हुई है। इसी कड़ी में मंत्री कवासी लखमा और जिलाध्यक्ष महेश्वरी बघेल के नेतृत्व पर सुकमा के सभी जिले और नगर पंचायत दोरनापाल में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। नगर पंचायत दोरनापाल से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। तो रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके बारे में आम जनता को रूबरू करवा रहे हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में झंडा लिए और कांग्रेस पार्टी का तिरंगा लिए हुए ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान लोगों को कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उससे रूबरू भी करवा रहे हैं। तो वहीं सुकमा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली मुख्य सड़क केवल पत्थर डालकर छोड़ दी गई है। बाकी का निर्माण कार्य कई महीनों में ऐसे ही अटका पड़ा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। जिला मुख्यालय से ओडिशा मलकानगिरी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इस सड़क मार्ग पर हजारों वाहन की आवाजाही होती है। इसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कहाँ से आ रहे हैं? बुर्दी से सर। क्या नाम है आपका? संपत बघेल। तो अभी जा कहाँ रहे हैं? मुरटोंडा सर। ये जो सड़क है कितना दिन से नहीं बन रहा है? ये सड़क सर लमसम ये 2 साल पहले तो बना रहे थे सर। तो कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है, आधा अधूरा ऐसी है। मतलब बहुत दिक्कतें जा रहा है सर, जाने के लिए आने के लिए। ऐसा बच्चे मन को लेके जाके ऐसा कचड़ बहुत डेंजर रास्ता है सर। क्या नाम है? देवरा मुच्चा की। कहाँ से हो? बेलवापाल से। बेलवापाल जी। कहाँ जा रहे हो? सुकमा जा रहा हूँ। ये रोड कब से ऐसे खराब है? हो रहा है सर, 2 साल हो रहा है। 2 साल हो गए। हाँ। 2 साल ज्यादा हुआ कितना? फिर भी 2 साल से ज्यादा हो हाँ गया। 2 साल से ज्यादा हो गया। नहीं, यहाँ गिट्टी बिछा दिए, बॉर्डर जो पट्टी बना दिए हैं, है नहीं? तो क्या लगता है आपको सड़क निर्माण नहीं होने से? सर तकलीफ तो है सर, अब क्या बताएंगे। अब आने जाने में धूल, और अब इस टाइप का अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पास किए कि मतलब सड़क सुविधा होना है करके, तो उस हिसाब से उसको जल्दी करना चाहिए था। तो तकलीफ नहीं हो रहा है? तकलीफ हो रहा है सर। अब कितना बार शिकायत कर रहे हैं। ठेकेदार क्या है इससे संपर्क में कि क्या मालूम। कौन ठेकेदार? कौन ठेकेदार? रामचरण भदौरिया कुछ है बोलते हैं, RSSB का करके। अब हमको तो उतना ठेकेदार कौन है क्या उतना नॉलेज नहीं है। यहाँ जो गिट्टी डाल दिए पूरा पानी के बाहर निकल दिया। हाँ भाग गया सर जी। पानी क्या ज्यादा आ जाता है ना, तो उन लोग बहुत लापरवाही से काम तो चल ही रहा है। अब क्या कहना चाहिए? कछुआ की गति चल रहा है। जी हाँ, वो तो है सर। 3 साल हो गए। नहीं 3 साल हो गया सर, सही है। नमस्कार दर्शकों, हर खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो तस्वीर जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो सड़क मार्ग है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। और इस सड़क मार्ग की मैं बताऊं, सुकमा से सीधा जिला मुख्यालय से होकर के मलकानगिरी की ओर जोड़ती है, उड़ीसा की ओर जोड़ती है। यहाँ पर हजारों लोग इस सड़क मार्ग पर होकर जाते हैं। तो हजारों लोग जो सड़क मार्ग पर होकर जाते हैं, तो यहाँ पर कितनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है जनता को। मगर ये सड़क के मार्ग के बारे में कुछ हम आवाजाही करने वाले यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करने का प्रयास किए हैं। तो उन्होंने यही बताया कि 2.5 से 3 साल हो चुकी है ये सड़क मार्ग अधर में लटकी हुई है। यहाँ आवाजाही के लिए परेशान होती है। बरसात में तो गड्ढे हैं, गड्ढे में बरसात में पानी भर जाती है, जिससे कहीं भी किसी भी बड़ी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। तो कहाँ आप विचार करने की जरूरत है, गंभीर विषय है। अगर 2.5 से 3 साल सड़क निर्माण अगर अधर में लटकती है, तो 2.5 से 3 साल अधर में लटकती है, तो जनता को कितनी परेशान मार झेलना पड़ रहा है। यानी कि शासन प्रशासन की गलती है या यहाँ के ठेकेदार की गलती है, तो किसकी गलती है? मगर गलती किसकी होगी ये हम मालूमात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यहाँ के जनता की जो सड़क मार्ग जो बिल्कुल यहाँ के जो छितरे उड़ चुके हैं, तो यहाँ की जनता को मार झेलनी पड़ रही है। तो ये दोषी तो जनता नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ऐसे कार्य को अगर किया जाए, तो जनता यही आस लगाई बैठे रहती है कि हम अगर सड़क मार्ग अच्छी हो, जो समय की जो अवधि है हमारे पास बचेगी, और हमको अगर 1 घंटा की जो समय लगती है, तो हम आधे घंटे में अपने जो काम है जिसके लिए भी रोजमर्रा की जाते हैं आवाजाही होती है, तो उस पर हम जल्दी हम समय से पहले कर सके। मगर यहाँ पर ऐसा देखने मिल रहा है, कहीं ना कहीं इस सड़क मार्ग अगर 2.5 साल से आधार में लटकी हुई है, इसका मतलब यही साबित यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की मार झेल रही है। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नजारा जो है वही दिख रही है। जी, मेहतर राम यादव के साथ मैं बालक राम यादव, हर खबर। इस बीच मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेंदुए के बाद अब बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। बाघ ने ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है, जहां पर हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। केवई नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया है। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई है। केल्हारी वन परिक्षेत्र के गुडरू का ये पूरा मामला है, जहां पर बाघ के हमला करने पर एक व्यक्ति पर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तो इससे पहले तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा था, और अब एक बार फिर से बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया है, और जिसके चलते ग्रामीण की मौत हो गई है। वहीं इसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताते चले कि केवई नदी में मछली पकड़ रहे ग्रामीण पर बाघ ने हमला किया, और इस पूरे हमले में ग्रामीण की मौत हो गई है।
उधर धर्मजयगढ़ के क्षेत्रीय जंगलों में चहलकदमी कर रहे उम्रदराज मादा हाथी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी अंतिम सांस ले रहे बुजुर्ग हथनी का हाल जाना। धर्मजयगढ़ घेरसा के बैगिन झारिया जंगल के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो धर्मजयगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर एक बुजुर्ग हथनी की मौत हो गई है। जिसकी पूरी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहां पर जो मादा हाथी था तो उस वक्त अंतिम सांस ले रहा था। इस पूरे मामले के बाद अब जो वन विभाग की टीम है वो पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेलपान की, जहां पर प्रदेश सचिव और विधायक प्रतिनिधि ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नट समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना। साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने और उनको आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मदद करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने बेलपान में पूर्व विधायक स्वर्गीय बालराम सिंह के साथ स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का 2023 का विधानसभा पंचायत स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुन्ना श्रीनिवास, गरीबा यादव, सरपंच और मंडी अध्यक्ष बेलपान जितेंद्र पांडे, सभापति के साथ साथ कांग्रेसी जन, नट समाज और खिलाड़ी उपस्थित रहे। तो बेलपान में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया गया, जहां पर नट समाज के बीच में प्रदेश सचिव पहुंचे। वहीं बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का 2 फरवरी को धर्मजयगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के कई बूथों का दौरा किया। उसके बाद धर्मजयगढ़ के स्थानीय पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में रात्रि निवास कर स्थानीय पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति, रायगढ़ जिले की जिला कार्य समिति इस बार धर्मजयगढ़ विधानसभा में संपन्न हो रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा रायगढ़ जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मजयगढ़ के एक एक बूथ में कल गए। लगभग धर्मजयगढ़ विधानसभा के आधे बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए। बूथ के सामाजिक स्थिति का है, राजनीतिक स्थिति का है, वर्तमान स्थिति में क्या परेशानी आम जनता से लग रही, ये बात का समझे बार भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान ने मुदखेड़ा में विश्व राज्य फैमिली गार्डन और रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अशोक राव चौहान ने कहा कि वे सारी जगह सलाह देते हैं कि व्यापारी नए नए होटल रेस्टोरेंट खोलें। इसी सलाह को पूर्व उप नगराध्यक्ष बालाजी गुड से अमल में लाए। चौहान ने मुदखेड़ा में विश्व राज्य फैमिली रेस्टोरेंट स्थापित करने की भूरी भूरी सराहना की। उन्होंने कहा कि मुदखेड़ा जंक्शन होने के कारण इस इलाके में भारी ट्रैफिक रहता है। मुदखेड़ा शहर से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जैसी सड़कों के कारण इस क्षेत्र में व्यवसायियों का खासा स्वागत है। चौहान ने कहा कि रेस्टोरेंट के क्षेत्र में गुड से एक ब्रांड है। इस अवसर पर अभिनेता सुमन तलवार, अभिनेत्री प्रीति ओम चौकसे, मुकेश चौकसे, भाऊराव फैक्ट्री के चेयरमैन गणपत राव तिड़गे और पूर्व उपाध्यक्ष कैलाश डांड, मूरत राव कवले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद राव शिंदे और नगीलीकर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ इनवाइट किया और इस होटल के
उद्घाटन के लिए यहाँ सब आप लोग आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में क्या बोला, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं सर आप आना है। सेंटिमेंटली वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, तो आज आया हूँ। लेकिन इधर आने के बाद देखना बहुत अच्छा है, होटल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सबसे अच्छा बड़ा है, बार बहुत अच्छा है, बार बहुत कलरफुल दिखता है। हम लोगों को बाहर शाम को आके बार में बैठना अच्छा रहेगा, बड़ा रेस्ट रहेगा, स्ट्रेस। आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, जब चलता पिक्चर तो बहुत चलता, नहीं तो मॉर्निंग शो में लग जाता। हमारी फिल्म अभी ठीक चल रही है, प्रॉब्लम नहीं है। इनकी बदौलत ये हमारे सब चाहने वाले मुदखेड़वासी है, जिन्होंने मुझे कभी नीचे देखने की नौबत नहीं लाई, इन्होंने मुझे सर पे बिठाकर यहाँ का काम हक से इन्होंने मुझसे करवा के लिया। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि मुदखेड़ जैसे छोटे शहर में इतना अच्छा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में जल और वन संवर्धन की दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नरवा विकास योजना और लघु वनोपज के संग्रहण का कार्य खूब बखूबी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ये योजना देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। ये बातें छत्तीसगढ़ के अध्ययन भ्रमण में पहुंचे भारतीय वन सेवा के 2014-15 बैच के अधिकारियों ने सीएम के सामने मुलाकात के दौरान कही। भ्रमण दल में देश के 15 राज्यों से भारतीय वन सेवा के 32 अधिकारियों ने शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 2 दिवसीय भ्रमण के बाद अपना अनुभव साझा किया। वहीं सक्ती जिले में अपनी ही 12 साल की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने वाले पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट शक्ति के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 5 साल की कठोर कारावास और 2,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान किया है और सजा सुनाई है। इस बारे में विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि आरोपी ने कई बार अपनी ही नाबालिग बेटी जो कि 12 साल की है उससे छेड़छाड़ की थी, जिससे परेशान होकर नाबालिग ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अभियोग पत्र पर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पिता द्वारा अपने ही 12 वर्ष की पुत्री के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया। पीड़ित नाबालिग ने अपने पिता के खिलाफ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियुक्त पिता को दोष सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 2,000 के अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। उधर बिलासपुर में बजट की विशेषताओं को लेकर पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह और विधायक दल शामिल हुए। सम्मेलन में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी विधायक ने बजट पर अपनी बात रखी। सभी ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए राष्ट्रीय अनुमुखी बताया। पार्टी अपने सरकार को वापस रिपीट करना चाहिए कि हार जाना चाहिए, तो ऐसे बजट प्रस्तुत किया जाता है जो पॉजिटिव हो, जनता के बीच उसका रिएक्शन, बुद्धिजीवियों के बीच, इकोनॉमिस्ट के बीच में उसकी अच्छी प्रतिक्रिया। तो बिलासपुर वालों को ज्यादा जानकारी हो। मेरा चुनाव में 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरा को आईटी डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 8 और 13 में आईटी डिपार्टमेंट ने ग्रीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। उसी की कॉपी लेकर कोर्ट में एक तो चल रहा है, कोर्ट में भी चल रहा है, फिर गवर्नर के पास गया। तो मैं कहता हूं कि ये
किसी व्यक्ति का आय व्यय का ब्यौरा, उसके खर्चे का ब्यौरा आईटी डिपार्टमेंट देखता है और आईटी डिपार्टमेंट का काम है। उसने जब क्लीन शीट दे दिया है तो भूपेश को बोलने के लायक कोई विषय बचता है। भूपेश बघेल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में छत्तीसगढ़ की बजट आएगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा बात करूंगा। आज तो मैं केंद्रीय बजट का आने वाले इफेक्ट पे चर्चा कर रहा हूँ कि समाज के सभी वर्गों पे बेहतर प्रभाव पड़ेगा। जिम्मेदार है आने वाले साल में नौकरी मिलेगी, भूख तो मर जाएगा आदमी। रेशियो जिस आधार में दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि होती है उसी आधार पर हिंदुस्तान में वृद्धि होती है, अलग से कोई वृद्धि नहीं होती। रेलवे का बजट मैंने बताया, रेलवे का बजट मैंने बताया कि 13 और 14 के बजट से 9 गुना 13 गुना ज्यादा बजट हो गया। अब इससे ज्यादा और क्या बजट मिलेगा? और 75 नई परियोजना के लिए फंड रखा गया। महंगाई के बारे में महंगाई को लेकर क्या प्रावधान किया गया है? वही बात का बता रहा हूँ। बिलासपुर नहीं, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे की परियोजना है, वो डोंगरगढ़ से शुरू करके कवर्धा मुंगेरी होते हुए होते हुए जाने वाली परियोजना है। भूपेश बघेल ने जितनी योजनाएं हम लोगों ने बना के रखी थी पाइपलाइन में डाला था, राज्य सरकार की पैसा न देने की वजह से उसको भी बंद डब्बे में डाल दिया। विकास दर को लेकर जो आप चमत्कारी बजट बता रहे हैं, इसमें ये देख लेना है कि जॉब क्रिएशन नहीं है। मनरेगा का बजट घट गया है और तो और हेल्थ बजट घट गया है, एजुकेशन बजट घट गया है। तो क्या ये माना जाए ये सब कुछ ठीक है या इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? महंगाई का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये अमृतकाल का बजट है या मृतकाल का? अमृतकाल का बजट इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें रोजगार के अवसर के सृजन का भी है। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं, तो ये अपने आप में साबित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि ज्यादा राशि हम खर्च कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा। आकांक्षी जिलों के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। एक योजना मैं जिसके बारे में बता देना चाहता हूँ जॉब क्रिएशन के लिए, 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सुविधा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत ये योजना शुरू की जाएगी। इसमें 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान किया जाएगा आने वाले स्टाइपेंड के रूप में जाने वाले 3 साल। आपने भूपेश बघेल जी के बजट को लेकर क्या कहना चाहिए? सम्मान मिल रहा है तो देश के लिए उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो है। राजनीतिक दृष्टि से आलोचना करना एक अलग विषय होता है और सामाजिक क्षेत्र में उसके योगदान के लिए यदि उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो कोई बुराई नहीं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 14 विधायकों को बोल दिया गया भाजपा की ओर से कि अपनी टिकट देख लीजिए करके, और आपके बेटे के लिए भी चिंता करनी चाहिए। उसको न 14 विधायक की चिंता करने की जरूरत है, न बीजेपी की चिंता करने की जरूरत है। उसको चिंता ये करना है उसके विधायक चुनाव लड़ने से इनकार क्यों करते जा रहे हैं। ठीक है, सीधे वो बोलता मैं निर्णय ले लूंगा। अलग अलग विधायक बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तय करना मुश्किल है। तो जब कांग्रेस में इतनी घोर निराशा है और सब लोग भाग रहे हैं तो इसके लिए मतलब स्पष्ट है कि कांग्रेस में आज पूरे तरीके से निराशा व्याप्त है और वो चुनाव लड़ने से भागना चाहते हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल नमाज पढ़ना ही उनके लिए प्राथमिक है, मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि भाई अनैतिक काम ना हो, नमाज तो पढ़े, नमाज के लिए उनको पहले तो ये बताएं कि उनकी सरकार आ ही नहीं रही है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और अब 1 घंटे में निर्णय ले लेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। भूपेश को इसके लिए तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो आपके नाम को लेकर तंज करते हैं कि रमन सिंह में वो चेहरे में दम नहीं, ना वो छोटा चेहरा है ना वो पीएम का चेहरा है। इसको लेकर क्या? अब ये निर्णय भूपेश करेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। कितनी सीट होगी इस बार भाजपा की? मुलायम करके पार्टी का ये 14 विधायकों को बोल दिया गया है कि आप लोग देख लीजिए अपनी टिकट के लिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। से